Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is T.S. Eliot as a critic. It is very important question और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। T.S. Eliot as a critic स्टार्ट करते हैं। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अब तक हम कर चुके हैं। इसके जो एसेस करने थे, पर्सनैलिटी ऑफ पोइट को हमने किया, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट किया है और इसके व्यूज़ मेटाफिजिकल पोइट पे भी कर लिए और आर्टिस्टिक फेल्योर जो थी हैमलेट वाली वो भी ऐसे कर चुके हैं हम। तो अब इसका हम देखते हैं ओवरऑल जो है एज अ क्रिटिक इसका क्या रोल है। T.S. Eliot is one of the greatest literary critics of England from the point of view of the bulk and quality of his critical writing। के वो इंग्लैंड का जो है बहुत बड़ा क्रिटिक है क्योंकि उसने जो क्रिटिसिज्म किया है वो क्वालिटी में भी और मिकदार में भी बहुत ज़्यादा है। His 500 and odd essays occasionally published as reviews and articles had a far-reaching influence on literary criticism in the country। कि उसने तकरीबन 500 या 500 या उससे भी ज़्यादा जो एसेज लिखे हैं जो कि आर्टिकल्स के तौर पे या रिव्यूज़ के तौर पे जो है वो छपते रहे हैं और उसकी वजह से वो उसका जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है। His criticism was revolutionary कि वो इनकलाब पैदा कर देता था। Who inverted the critical tradition of the whole English speaking world, जिसने इंग्लिश स्पीकिंग की पूरी ट्रेडिशन को जो था बदल के रख दिया था। जॉनसन हेवर्ड says I cannot think of a critic who has been more widely read and discussed in the own lifetime। वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी क्रिटिक नहीं देखा जो कि इतना ज़्यादा जिसकी बात होती हो या इतना ज़्यादा जिसको पढ़ा जाता हो। एंड नॉट ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में नहीं बट इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज एक्सेप्ट रशियन। यानी इसने T.S. Eliot ने जो है ना रशियन के अलावा काफ़ी लैंग्वेजेस में अपने वर्क किए थे, काफ़ी लैंग्वेजेस में राइटिंग्स लिखी थी। तो वो कहता है कि सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं रशियन के अलावा और भी तकरीबन तमाम ज़ुबानों में जो है ना इसने बहुत सा वर्क किया हुआ है। एज अ क्रिटिक Eliot हैज़ हिज फॉल्ट्स। अब उसमें कुछ फॉल्ट्स भी होते हैं, हर इंसान जो है वो उसमें कोई ना कोई फ्लॉ तो होते हैं ना। एट टाइम्स ही एज्यूम्स अ हैंगिंग जज एटीट्यूड एंड हिज स्टेटमेंट सेवर ऑफ अ वर्डिक्ट। कि बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कैसे कहते हैं स्केप्टिस बन जाता है और बहुत ज़्यादा जो है ना वहम भाम में पड़ जाता है और एक जज वाला एटीट्यूड ले लेता है। ऑफन हिज क्रिटिसिज्म इज मेड बाय पर्सनल एंड रिलीजियस प्रेजुडिसेस ब्लॉकिंग एन ऑनेस्ट एंड मटीरियल इम्पार्शियल एस्टिमेट। और बाद उसके क्रिटिसिज्म में उसकी पर्सनल लाइफ और अपने उसके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं ना वो भी उसके तासुबात की वजह बनते हैं। मोर ओवर ही डज नॉट जज ऑल बाय द सेम स्टैंडर्ड। इसके अलावा वो हर चीज़ को एक ही स्टैंडर्ड से नहीं परखता, हर चीज़ को उसको परखने का अंदाज जो है वो अलग होता है। देयर इज डिटेक्टिसिज्म इन हिज लेटर एसेज एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज क्रिटिकल फैकल्टीज वर इंक्रीजिंगली एक्सरसाइज्ड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। के यानी वक्त के साथ साथ यानी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही थी या वो क्रिटिसिज्म की दुनिया में आगे जाता जा रहा था उसकी जो सोशल प्रॉब्लम्स थी या क्रिटिकल फैकल्टीज थी ना उनमें भी इजाफा हो रहा था। क्रिटिक्स हैव आल्सो फाउंड फॉल्ट्स विद हिज स्टाइल एज टू फुल ऑफ डाउट्स। इसके अलावा कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं उसके स्टाइल की वजह के से कि उसका वो जो राइटिंग जो लिखता है ना उसमें बहुत से डाउट्स होते हैं या बहुत से शक शुबहात पाई जाती हैं, रिजर्वेशन एंड क्वालिफिकेशंस। स्टिल सच फॉल्ट्स डू नॉट डिट्रैक्ट Eliot's ग्रेटनेस एज अ क्रिटिक। लेकिन उसमें जितनी भी फॉल्ट्स हैं फिर भी इस बात से उसकी ग्रेटनेस में एज अ क्रिटिक बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हिज क्रिटिसिज्म हैज़ रेवोल्यूशनलाइज द ग्रेट राइटर्स ऑफ द पास्ट 3 centuries। पिछली 3 सदियों के जितने भी बड़े राइटर गुजरे हैं ना उन सब के क्रिटिसिज्म में उसने इंकलाब बर्पा कर दिया था। हिज रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट ऑफ द 17th century रिजल्टेड इन द मेटाफिजिकल रिवाइवल ऑफ 20th century। कि उसने 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक के जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे ना उनको जो था उनकी पहचान करवाई थी, उनको जो था इंट्रोड्यूस करवाया था। द क्रेडिट फॉर द रिन्यूअल ऑफ इंटरेस्ट इन द जैकोबियन ड्रामाटिस्ट गोज टू Eliot। इसके अलावा जैकोबियन ड्रामाटिस्ट में जो ये रिन्यूअल का उसमें न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाने का जो क्रेडिट है वो भी Eliot को जाता है। ही हैज़ रिस्टोर्ड डायड्रन एंड अदर ऑगस्टन पोइट्स टू देयर ड्यू प्लेस। इसके अलावा उसने डायड्रन और दूसरे भी बहुत से पोइट्स हैं जिनको उनका मुकाम दिलवाया। हिज ऐसे ऑन डेंटी अरोज्ड क्यूरियोसिटी फॉर द लेटर मिडिल एजेस। उसने जो डेंटी पे ऐसे लिखा है ना वो बाद में आने वाली मिडिल एजेस में उसने तजस्सुस बर्पा कर दिया था। द नॉवेल्टी ऑफ हिज स्टेटमेंट्स हिडन इन द शॉर्ट फ्रेजेस स्टार्टलेस एंड अरेस्ट अटेंशन। कि वो उसका लिखने का स्टाइल जो है ना वो इतना मार्वलस है कि वो
इस तरह के स्टेटमेंट्स लेता है या इस तरह की जो है वो लैंग्वेज यूज़ करता है कि वो सबकी रीडर्स की अटेंशन जो है अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है। अकॉर्डिंग टू इलियट द एंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ टू ब्रिंग रीड एडजस्टमेंट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। ये हमने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में पढ़ा था कि वो कहता है कि क्रिटिसिज्म ये होता है कि हम जो है ओल्ड और न्यू में फ़र्क कर सकें। ही सेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज़ डिज़ायरेबल के वक्त के साथ साथ जो ट्रेडिशन होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। डेट सम क्रिटिक शैल अपीयर टू रिव्यू द पास्ट ऑफ आवर लिटरेचर एंड सेट द पोइट्स द पोइम्स इन अ न्यू ऑर्डर। कि यानी वो एक राइटर का वर्क क्या था कि यानी उसने वो जो है पास्ट से वर्क को लेना होता है, अपने प्रेजेंट वर्क को पास्ट के स्टैंडर्ड पे एनालाइज करना होता है और फिर उसको एक न्यू ऑर्डर दे के न्यू तरतीब दे के अपना वर्क कंप्लीट करना होता है। Such critics are rare, for they most possess beside ability for judgment, powerful liberty of mind to identify and interpret its own values and category of admiration for their generation। कि ऐसे क्रिटिक्स जो है ना बहुत ही कम मिलते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं, जिनका जजमेंट का तरीका या फिर जजमेंट के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और किसी भी चीज़ को पहचानने के उसको क्रिटिसाइज़ करने का जो मेथड होता है वो हर एक के पास नहीं होता, हर क्रिटिक के पास उस तरह का नहीं होता कि जो उसकी जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी एडमायरेशन यानी उनकी तवज्जो का, उनके इंटरेस्ट का बायस बने। जॉन हेवर्ड सेज Matthew Arnold was such a critic as were Coleridge and Johnson and Diderot before him। कि मैथ्यू आर्नल्ड जो था ना वो ऐसा क्रिटिक था जैसा कि कॉलरिज, जॉनसन और डाइडरन थे जो उनसे पहले आए। एंड सच इन और डे इज़ इलियट हिमसेल्फ। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो सबसे जो बेहतरीन है वो इलियट है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ स्किप कर दें, ये पैराग्राफ आपने नहीं करना। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएँ। पोइट्री वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन एंड पर्सनैलिटी फॉर रोमांटिक्स। कि जो रोमांटिक्स पोइट्स थे ना वो ये कहते थे कि पोइट्री में जो है इमोशंस और इंसान की मतलब पोइट की जो अपनी पर्सनैलिटी होती है ना वो बयान की जाती है। वर्ड्सवर्थ सेड दैट पोइट्री वॉज एन ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस एंड इट्स ओरिजिन इज़ इन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। अब वर्ड्सवर्थ का भी ये कहना था कि ओवरफ्लो होता है ना जो इमोशंस का, पावरफुल इमोशंस का, उससे पोइट्री बनती है। इलियट रिजेक्ट्स दिस व्यू एंड सेज दैट पोइट्री इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। लेकिन इलियट से कहता है, जैसा कि हमने पर्सनैलिटी या पोइट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, कि पोइट्री जो है इमोशंस की एक्सप्रेशन को नहीं कहते एंड पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम देम। कि वो कहता है कि यानी एक पोइट जब पोइट्री लिखता है ना उसकी अपनी पर्सनैलिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसको खुद उससे बिल्कुल आउट कर देना चाहिए। द पोइट इज़ ओनली अ कैटलिक एजेंट दैट फ्यूजेस वेरिड इमोशंस इनटू न्यू होल्स। कि ये वो एक बिल्कुल कैटलिक एजेंट की तरह होता है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें पर्सनैलिटी या पोइट वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी कि वो खुद को बिल्कुल आउट करके एक नई चीज़ बनाता है। ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द इमोशंस ऑफ द पोइट एंड द आर्टिस्टिक इमोशन। और इसके अलावा फिर उसने फ़र्क भी बताया था कि पोइट के इमोशन में और आर्टिस्टिक इमोशन में क्या फ़र्क होता है। एंड पॉइंट्स आउट दैट फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ टू टर्न अटेंशन फ्रॉम द पोइट टू हिज पोइट्री। कि पोइट्री का जो है ना किसी भी क्रिटिक का फंक्शन ये होता है कि वो पोइट की और पोइट की जो पोइट और पोइट्री की का जो रिलेशन है ना उसको बिल्कुल अलग थलग कर दे, दोनों को जो है बिल्कुल सेपरेट कर दे। इलियट्स व्यूज़ ऑन द नेचर ऑफ पोइटिक प्रोसेस और इक्वली रेवोल्यूशनरी। इसके अलावा उसके पोइटिक प्रोसेस के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो भी बहुत ही उन्होंने भी इंकलाब बर्पा कर दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री इज़ नॉट इंस्पायरेशन, इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं कि पोइट्री इंस्पायरेशन को नहीं कहते बल्कि इट इज़ ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब किसी चीज़ की कुछ थॉट्स की, कुछ आइडियाज़ की तरतीब को पोइट्री कहा जाता है। द पोइट्स माइंड इज़ लाइक अ वेसल इन विच आर स्टोर्ड न्यूमरस फीलिंग्स। कि वो एक पोइट का जो माइंड है एक वेसल की तरह होता है जिसमें लातादाद फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो स्टोर होते हैं। द पोइटिक प्रोसेस फ्यूजेस दीज डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंसेस एंड दीज इमोशंस इनटू न्यू होल। और पोइटिक प्रोसेस जो होता है किसी पोइट की जो पोइट्री लिखने की एबिलिटी होती है वो इन तमाम इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके एक नई चीज़ जो है बनाती है, वो पोइट्री होती है। इन द मेटाफिजिकल पोइट्स ही राइट्स। फिर उसका एक ऐसे हमने मेटाफिजिकल पोइट्स पढ़ा था, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। When a poet's mind is perfectly equipped for its work, it is constantly amalgamating disparate experiences. The ordinary man's experience is chaotic, irregular and fragmentary। कि एक पोइट का जो माइंड होता है ना वो अपने काम से जो है इक्विप्ड होता है, उस पर उसका कब्ज़ा होता है और वो उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें उसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा बहुत से एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बेतरतीब इर्रेगुलर होते हैं जिसको उसने तरतीब दे के एक पोइट्री की फॉर्म में लेके आना होता है। परफेक्ट पोइट्री रिजल्ट्स व्हेन इंस्टेड ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी देयर इज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। फिर इसके अलावा हमने मेटाफिजिकल पोइट में ही
दो टर्म्स पढ़ी थी, एक तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। आपको याद होगा कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी में हमने कहा था कि जो पोइट के यानी हार्ट का और उसके ब्रेन का जो लिंक होता है, मतलब उसकी इमोशंस और उसकी थॉट्स जो होती हैं ना, वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो इकट्ठी होकर पोइट्री बनाती हैं। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में हमने कहा था कि मतलब उसके पोइट की थॉट्स और उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। इमोशंस और चीज़ होते हैं, फीलिंग्स अलग, जो थॉट्स होती हैं वो अलग चीज़ होती हैं। इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी में पोइट जो है वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को इकट्ठा करके लिखता है। द इमोशनल एंड द रैशनल, इमोशनल मतलब जो हार्ट से आते हैं और रैशनल जो कि दिमाग से आते हैं। द क्रिएटिव एंड द क्रिटिकल फैकल्टीज मस्ट वर्क इन हारमोनी टू प्रोड्यूस ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। कि वो कहता है कि यानी जो पोइट होता है उसने अपने माइंड को और अपने हार्ट को यूज़ करते हुए जो है एक क्रिएटिव वर्क जो है वो वर्क ऑफ आर्ट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। क्रिटिक stressed that the aim of poetry is to give player or to teach morally। इधर मोरालिटी कीजिएगा कि पोइट्री का मकसद जो है वो प्लेयर देना है, खुशी देना है और कुछ सिखाना है। मॉरली भी ठीक है, टू टीच मॉरली। However, for Eliot's greatness, however, for Eliot, the greatness of a poem is tested by the order and unity it imposes on the chaotic and spirit experiences of the poet। अब किसी भी पोएम की जब ग्रेटनेस का अंदाज़ा लगाना हो तो किस तरह से लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस पोइट ने बेतरतीब थॉट्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ला के जो है एक पोइट्री लिखी है। Wimsatt and Brooks are right in saying, hardly since the 17th century had critical writing in English so resolutely transported poetic theory from the axis of player versus pain to the date of unity versus multiplicity। ये कोटेशन चाहे ना भी कीजिएगा, इसको स्किप कर दें। आगे देखिए, Eliot devised numerous critical concepts that gained wide currency and has a broad influence on criticism। के इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो थे न्यू, वो एलियट ने इंट्रोड्यूस करवाए थे जो कि उस टाइम में भी बहुत अहमियत के हामिल थे और आज भी जो है क्रिटिसिज्म के वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया जाता है। जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पढ़ा था उसमें उसमें हैमलेट वाले क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या था कि यानी जब कोई ड्रामा हम देख रहे होते हैं, जब भी कोई ड्रामाटिस्ट कोई ड्रामा बनाता है तो उसको सिर्फ अपने किसी एक चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए, उसको उसका बैकग्राउंड, उसके कैरेक्टर्स, उसकी हर चीज़, उसका प्लॉट जो है उस सीन, उस फीलिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो वो अपने ऑडियंस में, अपने रीडर्स में प्रोड्यूस करना चाह रहा है। Dissociation of sensibility and unification of sensibility or few of Phillips glitches hotly debated by critics। के इस तरह के जो ने कॉन्सेप्ट दिए थे ना, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये इलिट के जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। हिज डायनेमिक थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन ऑफ पर्सनैलिटी, impersonality of poetry, his assertion on highly developed sense of fact tended to import literary criticism catholically and rationalism। के उसने जो है impersonality of poetry के बारे में जो बताया है, ट्रेडिशन के बारे में जो उसने चीज़ें बताई थी, ये तमाम जो है ना बहुत ज़्यादा रिलीजियसली भी और रैशनलिज्मली मतलब लॉजिकली भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वाइडली जो है एडमायर की गई हैं। आगे कंक्लूजन करते हैं। टू कंक्लूड, इलियट्स इन्फ्लुएंस एज अ क्रिटिक हैज़ बिन वाइड, कॉन्स्टेंट, फ्रूटफुल एंड इंस्पायरिंग। He has corrected and educated the taste of his readers and brought upon rethinking regarding the function of poetry and the nature of the poetic process. He gave a new direction and new tools of criticism. It is in the reconsideration and revival of English poetry of the past, George Weston says, Eliot made English criticism look different। कि Eliot ने जो है criticism को थोड़ा different कर दिया है, but in a simple sense, लेकिन but not in a simple sense। He offered it a new range of rhetorical possibilities, confirmed it in its increasing contempt for historical process, and yet reshaped its notion of period by a handful of brilliant institutions।